हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है, उनका न्यूक्लियर मटेरियल है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, यानी कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है। What is DNA replication? DNA replication is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division. DNA replication उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें जो DNA है वो सेल डिवीजन के दौरान अपनी ही एक और कॉपी बनाता है। ये देखिए, ये एक DNA रेप्लिकेशन का डायग्राम है। इसमें ये जो स्ट्रैंड है ये पेरेंट स्ट्रैंड है और अब ये पेरेंट स्ट्रैंड अनवाइंड हुआ है और इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बनता जा रहा है। तो ये जो ऐसे ही एक स्ट्रैंड इस तरफ बन रहा है और ऐसा ही एक स्ट्रैंड इस तरफ बन रहा है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए के एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड से दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनना, उसको बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। इन डीएनए रेप्लिकेशन टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए आर मेड फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से, जैसे कि ये जो है ये ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे देखिए, एक ये मॉलिक्यूल हो गया और एक ये मॉलिक्यूल हो गया। तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन occurs in all living organism acting as the most essential part of biological inheritance। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है अपने ऑफस्प्रिंग को या अपने नए बन रहे सेल्स को पास करता है। अब अगर आपको पता चल चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अभी हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके मोड क्या है। आज हम लोग यूकैरियोट्स की डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उसी के करैक्टर जानेंगे। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनमें डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो नया डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाली वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक इसी वीडियो में दिया गया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इसके बाद आ जाती है सेमी डिसकॉन्टीन्यूस। अब सेमी डिसकॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है? कोई चीज़ या तो कॉन्टीन्यूस होगी या डिसकॉन्टीन्यूस। ये सेमी डिसकॉन्टीन्यूस क्या है? अब इसके लिए हम लोग अभी चलते हैं पिछली स्लाइड पे। अभी अगर आप लोग देखो तो डीएनए के दो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, अगर देखेंगे तो ये स्ट्रैंड जो है ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है बिना किसी ब्रेक के। तो ये तो है डीएनए का कॉन्टीन्यूस रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड। और ये जो इस तरफ का स्ट्रैंड है जो इस तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो है इसमें दो ब्रेक्स आई हुई हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये है डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड जो है वो पूरा कॉन्टीन्यूस है और एक स्ट्रैंड जो है उसमें ब्रेक्स आई हुई हैं, यानी कि डिसकॉन्टीन्यूस है। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकॉन्टीन्यूस है, कि आधी वो जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यू होकर चलती है। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि वो दो दिशाओं में चल रही है। चलिए फिर से पिछली स्लाइड पे। अभी देखिए, इसमें जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें जो एरो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो साइड है
ये जो साइड है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, और ये जो साइड है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। तो दो डायरेक्शन होगी डीएनए रेप्लिकेशन की, इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के एस फेज में होती है। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। इसी फेज के दौरान डीएनए की सिंथेसिस होती है दो सेल्स में डिवाइड करने के लिए। ये जो एस फेज है ये G1 और G2 फेज के बीच का फेज है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट ए पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ऐसा नहीं है कि डीएनए कहीं से भी लिया, अनवाइंड करते चले गए और रेप्लिकेशन होती गई। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक खास स्पॉट पे होती है जिसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ अ रेप्लिकेशन, या फिर हम लोग उसको ओरी सेगमेंट या ओरी स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट विच रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट जिस पे रेप्लिकेशन जो है इनिशिएट होती है। रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अबंडेंट एनर्जी। देखिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व है और एक के बाद एक स्टेप जो है लगातार प्रोसीड होता जा रहा है। तो इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी जो है वो आती है ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइफॉस्फेट से। ये जो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी को यूज करके जो सेल है वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है। अभी हम लोग आ गए हैं डीएनए एक्टिवेशन के फर्स्ट स्टेप पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी एक्टिवेशन करना। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या थे? एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और एक बेस, यानी कि हमारे जो 4 बेसेस हैं उनको एक्टिवेट करना ताकि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट्स अकर फ्रीली इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्लाज्म होता है हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि हमारे बेसिस के जो मोनोफॉस्फेट्स हैं वो हमेशा उसके अंदर फ्री स्टेट में पड़े होते हैं। और वो हमारे जो 4 मोनोफॉस्फेट्स हैं वो हम उनमें से सबसे पहला है DAMP यानी कि डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दूसरा है DGMP यानी कि डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तीसरा है DCMP यानी कि डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और चौथा है DTMP यानी कि डीऑक्सीथाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो चारों मोनोफॉस्फेट्स हैं ये हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हैं, लेकिन हमें चाहिए ट्राइफॉस्फेट, तो उसके लिए इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसकी फॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले इन बेसिस की फॉस्फोरिलेशन की जाती है, यानी कि इनमें और फॉस्फेट ग्रुप से ऐड किए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि एक ट्राइफॉस्फेट स्टेट होती है। मोनोफॉस्फेट्स में था एक फॉस्फेट ग्रुप और जो ट्राइफॉस्फेट है उनमें है 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये पूरा का पूरा एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है। ध्यान से सुनिए, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सारा का सारा एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन के हर स्टेप पे, छोटे से छोटे स्टेप पे भी कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा। अब ये जो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ये जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है इसके साथ एनर्जी को यूज करके ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं इनकी एक्टिवेशन की जाती है। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट्स बन गए, ट्राइफॉस्फेट्स यानी कि हमारे एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट्स बन गए ये 2 काम करते हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लोगों ने देखा कि कितना सारा काम करना पड़ता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, हमारे सेल्स कितनी मेहनत करते हैं। तो अभी हमारे सेल्स के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स,
कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो एक्सपोज हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है इस तरह का, और वो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से बाइंड हो चुके हैं इस तरह। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन तो सिंगल स्ट्रैंड पे होती है, तो सबसे पहले उसकी करनी पड़ती है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग होगी तभी जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो एक्सपोज होंगे। तो अब यहाँ पे भी एंजाइम्स आ जाएंगे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का हर स्टेप जो है वो एंजाइम बेस्ड है। एंजाइम्स जो हैं हर स्टेप को प्रोसीड कर रहे हैं एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम या फिर अनवाइंडेज, आप लोग कोई भी नाम बोल सकते हो। इसका काम एक ही है कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको अनवाइंड करता है। देखिए ये जो है यहाँ पे लगाया हुआ है हेलिकेज, ये जो बलून जैसा ग्रीन सा लगा हुआ है ये हेलिकेज एंजाइम है और ये अनवाइंडिंग कर रहा है। हेलिकेज एक्ट ओवर द ओरी साइट एंड अनजिप्स द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो हेलिकेज है वो डीएनए की ओरी साइट से काम करना शुरू करता है। आप लोगों ने याद रखना है कि हर एक जो स्टेप है वो डीएनए के किस सेगमेंट से स्टार्ट हुआ। तो जो हेलिकेज है उसने ओरी साइट से डीएनए को अनजिप करना शुरू किया। कैसे? जब जब हेलिकेज एंजाइम आगे आगे बढ़ता गया तो वो अपने साथ जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, आप लोगों को याद है ना कि डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हुआ कि जो हेलिकेज एंजाइम था वो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता गया। अब क्या है कि जैसे डीएनए के 2 सेगमेंट्स जो हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने लगे तो उसकी वजह से डीएनए जो है अनस्टेबलाइज हो जाता है। हम लोगों ने अपनी पिछली डीएनए की वीडियोस में पढ़ा था कि जो डीएनए है उसकी स्टेबलाइजेशन का रीजन उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से जो डीएनए है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। असल में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है वो बहुत ही एक स्मार्ट मॉलिक्यूल है। जब उसमें कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी उसमें इंजरी होती है, तो उसी टाइम वो उसकी रिपेयर भी करना चाहता है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड से ब्रेक होते हैं तो उसके साथ साथ डीएनए की कोशिश होती है कि वो उनको फटाफट जोड़ ले, जिस वजह से डीएनए के बीच की जो अनस्टेबलाइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डीएनए के अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए उन पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लग जाते हैं या फिर हेलिकल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स लग जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब अनवाइंडिंग होती है तो उससे टेंशन क्रिएट हो जाती है जो डीएनए का कॉइल्ड पार्ट होता है। अब आप लोग एक एग्जांपल लेके समझिए कि एक रस्सी है, 2 रस्सियों से बनी हुई एक रस्सी है। अब उसमें क्या होता है, कभी भी अगर आपने वो रस्सी खींच के खोली हो तो आप देखेंगे कि आगे से तो आप रस्सी खींचते जाएंगे लेकिन पीछे को वो इकट्ठी होती जाएगी और ज़्यादा टाइट होती जाएगी। वही चीज़ डीएनए में भी होती है कि जब डीएनए की अनवाइंडिंग करते हैं, अनवाइंडिंग क्रिएट्स टेंशन इन द कॉइल्ड पार्ट बाय फॉर्मिंग मोर सुपर कॉइल्स। अनवाइंडिंग की वजह से जो डीएनए का कॉइल्ड पार्ट होता है उसमें और ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है सुपर कॉइल्स बनने से, यानी कि पीछे और ज़्यादा कॉइल्स बन जाती हैं। तो अब ये जो टेंशन है इसको रिलीज करता है टोपो आइसोमेरेजेस। आपने हर स्टेप के एंजाइम याद रखने हैं और हर एंजाइम का पर्टिकुलर फंक्शन याद रखना है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई उरी स्ट्रैंड से, उरी स्ट्रैंड के बाद उरी स्ट्रैंड पे कौन सा लगा एंजाइम, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग से क्रिएट हुई टेंशन, टेंशन को किसने रिमूव किया, टोपो आइसोमेरेजेस ने। इसके अलावा एक स्टेप और था, वो थी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें हेल्प की फॉस्फोरिलेज एंजाइम ने। नेक्स्ट है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर होता है एक छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड। अभी देखिए ये जो एक सेगमेंट है डीएनए का, इसमें ये जो ग्रीन वाला सेगमेंट है, ये जो ग्रीन वाला सेगमेंट है ये है आरएनए प्राइमर। इधर देखिए ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है डीएनए रेप्लिकेशन का, इस जो ग्रीन सेगमेंट है वो है आरएनए प्राइमर। वैसे आप लोगों ने अभी तक एक बात नोट की, अभी तक हम लोगों ने जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स देखे हैं वीडियो में, आप लोग अभी जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल देखोगे
तो उनको देख के ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक 3' to 5' स्ट्रैंड पे 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। There is a short nucleic acid sequence that provides as a starting point for DNA synthesis। देखिए, जो प्राइमर है वो एक शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होता है जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। ए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमेज। प्राइमर है वो प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से सिंथेसिस होता है। इज अ टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए पॉलीमरेज का ही टाइप है। सिंथेसिस ऑफ प्राइमर इज नेसेसरी बिकॉज द एंजाइम दैट सिंथेसाइज डीएनए विच आर कॉल्ड, जिनको हम लोग डीएनए पॉलीमरेजेस भी बोलते हैं, कैन ओनली अटैच न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए प्राइमर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो एंजाइम्स डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि डीएनए पॉलीमरेजेस, वो सिर्फ एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड में नए न्यूक्लियोटाइड्स ही ऐड कर सकते हैं। वो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर हम लोग बोलेंगे एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए पॉलीमरेज जाके उसके ऊपर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स लगाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो पहले से ही एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड में नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नया न्यूक्लियोटाइड जो है नहीं बना सकते। इस वजह से जो प्राइमर है वो एक प्राइम का काम करता है, यानी कि स्टार्टिंग का, और डीएनए रेप्लिकेशन है उसको स्टार्ट करता है। द प्राइमर्स आर रिमूव्ड बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट। डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही जो प्राइमर्स हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो आरएनए के ही सीक्वेंस होते हैं, और डीएनए में सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस चाहिए, इसीलिए आरएनए प्राइमर्स को डीएनए से रिमूव कर लिया जाता है, और उनके बीच के जो गैप्स होते हैं उनको फिर से डीएनए पॉलीमरेज फिल कर देता है, क्योंकि अब एक स्ट्रैंड बन चुका है, उसने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज ही उनको फिल कर देता है। डीएनए पॉलीमरेजेस कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम हैं वो कैसे काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस कौन से एंजाइम हैं? जो स्ट्रैंड्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे हमारे डीएनए स्ट्रैंड पे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए पॉलीमरेजेस अलग टाइप के होते हैं, जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो अलग टाइप के होते हैं। अभी हम लोग यूकैरियोट्स की डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलने वाले डीएनए पॉलीमरेजेस की ही बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 तरह के पॉलीमरेजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक है डीएनए पॉलीमरेजेस अल्फा, एक है पॉलीमरेजेस डेल्टा, और एक है पॉलीमरेजेस एप्सिलॉन। अब ये जो पॉलीमरेजेस अल्फा है ये डीएनए के सिंथेसिस को इनिशिएट करता है लीडिंग स्ट्रैंड पे भी और लैगिंग स्ट्रैंड पे भी बाय सिंथेसाइजिंग आरएनए डीएनए हाइब्रिड प्राइमर। जो पॉलीमरेजेस अल्फा है वो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों के ऊपर ही सिंथेसिस को इनिशिएट करता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड प्राइमर बनाकर। इसका मतलब क्या है कि पहले आरएनए प्राइमर लगा हुआ था, आरएनए के प्राइमर के साथ ही डीएनए के स्ट्रैंड्स लगे, तो वो एक हाइब्रिड डीएनए सीक्वेंस बन गया, जहां से आगे डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो प्रोसीड करेगी। तो अब ये हाइब्रिड प्राइमर बनाता है पॉलीमरेजेस अल्फा। जो पॉलीमरेजेस डेल्टा और एप्सिलॉन है वो डीएनए सिंथेसिस को एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द प्राइमर, यानी कि प्राइमर से आगे की तरफ डीएनए सिंथेसिस को लेके जाते हैं पॉलीमरेजेस डेल्टा और पॉलीमरेजेस एप्सिलॉन। ये जो पॉलीमरेजेस एप्सिलॉन है वो लैगिंग स्ट्रैंड को आगे कंटिन्यू करता है, और जो पॉलीमरेजेस डेल्टा है वो लीडिंग स्ट्रैंड को। तो इस तरह से ये तीनों पॉलीमरेजेस हैं, ये मिलके अपना काम करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं।
तो इन तीनों ही, ये देखिए ये है, ये तीनों ही है डीएनए पॉलीमरेज। तो इन तीनों ही डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक लाइक जरूर बनता है। अब ये जो तीनों डीएनए पॉलीमरेज हैं आके सबसे पहले इस पॉइंट पे अटैच होंगे और फिर अपना अपना काम करेंगे। ऑल द डीएनए पॉलीमरेजेस पोजेसेस अ 3' to 5' एक्टिविटी। देखिए जितने भी डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उन सब की 3' to 5' एक्टिविटी है। इस चीज का क्या मतलब है? ऑल ऑफ देम एट द न्यूक्लियोटाइड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑन अ 3' to 5' ऑफ अ पेरेंट स्ट्रैंड। सारे के सारे डीएनए पॉलीमरेज जो है उनकी 3' to 5' एक्टिविटी है। इसका मतलब ये है जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड से न्यूक्लियोटाइड्स लगाने शुरू करते हैं 5' एंड की तरफ, से 5' की तरफ, 3' से 5' की तरफ जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होती है। अब क्योंकि 3' से 5' की तरफ जो पेरेंट स्ट्रैंड है उस पर रेप्लिकेशन हो रही है, तो जो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा, देखिए ये जो है हमारा नया स्ट्रैंड है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 5' to 3'। तो आप लोगों ने याद रखना है ये वाला पॉइंट। सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट में कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, 5' से 3' या 3' से 5'। आपने हमेशा याद रखना है स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन होगी 3' to 5' और जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन होगी 5' to 3'। स्टेप है बेस पेयरिंग। अब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है इनिशिएट हो चुकी है, तो अब बेस पेयरिंग का काम होगा। बेस पेयरिंग का मतलब क्या है? लेट स्ट्रैंड पे जो भी बेसिस प्रेजेंट है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस ही उसके साथ जाके अटैच होगा। डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन फोक है उसके दोनों ही जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट का काम करते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स थे वो अब अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस के अपोजिट लग जाएंगे, यानी क्योंकि बॉन्ड्स बनाने तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक जो है एक फॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से सेपरेट कर देता है। उसके बाद जो दो बेसिस होते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंक बन जाते हैं। यह है हमारा पायरोफॉस्फेट। अब ये जो हमारा पायरोफॉस्फेट है इसका हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और फिर यही एनर्जी जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज की जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए इसी एनर्जी को यूज किया जाता है। इससे पहले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट थे, फिर उनकी क्या हुई, उनको एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैच किया, उससे बन गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट और एक पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया। अब ये जो पायरोफॉस्फेट है इसकी क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और टेम्पलेट्स के बीच में। हम लोगों ने सारे एंजाइम्स वगैरह की बात कर ली, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक जनरल ओवरव्यू क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का। कौन कौन से स्ट्रैंड जो है, किसको हमने रेप्लिकेशन स्ट्रैंड बोल दिया, किसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है। Separation of the two single strands of DNA create a Y-shaped structure called replication fork। अब देखिए जो डीएनए स्ट्रैंड है जब उसकी अनवाइंडिंग होती है तो उससे एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखिए ये जो है एक जुड़ी हुई चेन है। अब इस चेन के ये जो दोनों स्ट्रैंड है इसको इस तरफ स्ट्रेच कर लिया और ये जो है इसको इस तरफ स्ट्रेच कर लिया, तो उससे क्या होगा, इस तरह का एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा वाइंडेड डीएनए था, इसकी अनवाइंडिंग हुई तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया, ये हमारा बन गया रेप्लिकेशन फोक। अब ये जो दोनों ही सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं दोनों ही काम करेंगे टेम्पलेट का
डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। एक 3' डायरेक्शन में 3 to 5', उसको तो हम लोग बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। देखिए जो 3' से 5' डायरेक्शन में डीएनए का स्ट्रैंड होता है, उस पे जो रेप्लिकेशन होती है उसको हम लोग बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है 5' to 3' डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोल देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसकी वजह ये है कि जो आरएनए प्राइमर है वो हमेशा 3' डायरेक्शन में ही अटैच होता है और फिर उसी से आगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करती है। तो अब क्या है कि वो जो दोनों स्ट्रैंड है, एक का 3 डायरेक्शन दूसरे से बिल्कुल उल्टी तरफ है, एक का 3' दूसरे से बिल्कुल उल्टी तरफ है। तो इससे क्या होता है कि 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाते हैं। अब ये देखिए, ये तो है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक, ये जो स्ट्रैंड है ये है लीडिंग स्ट्रैंड। अब इसमें क्या हुआ, डीएनए की अनवाइंडिंग हुई, लगातार डीएनए की अनवाइंडिंग होती जा रही थी, तो ये लगातार जो है एक कॉन्टिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा था। अब ये जो है ये है लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें क्या हुआ, यहाँ से थोड़ी, ये इसका 3' डायरेक्शन है, लैगिंग स्ट्रैंड की ये है 3' डायरेक्शन रेप्लिकेशन फोक की तरफ। आपने याद रखना है जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी जो 3' डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन फोक से अपोजिट साइड है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी जो 3' डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन फोक की वाई साइड पे है, जॉइंट। क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, जितनी अनवाइंडिंग हुई वहीं पे जाके आरएनए प्राइमर लग गया, और जहां तक उसने पूरी की, ये देखिए मान लीजिए उसने यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन पूरी कर दी, यहाँ फिर से थोड़ा सा स्ट्रैंड आगे अनवाइंड हो गया, तो यहाँ पे फिर से आरएनए प्राइमर लग जाएगा और फिर से उतना सा स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस वजह से जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ब्रेक्स होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है वो, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है। हम लोग आ जाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स पे कि जो डीएनए है उसके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। देखिए जो डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन थी, जिसको हम लोगों ने लैगिंग स्ट्रैंड भी बोला था, उस साइड पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं उनको हम लोग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, जिसमें हर एक की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 बेस पेयर होती है। और क्योंकि ये लैगिंग स्ट्रैंड पे है इसीलिए ये डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसिस हो रहे हैं, रुक रुक के, यानी कि इनमें ब्रेक्स आ रही हैं, और बाद में जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो इनको ज्वाइन कर देगा। तो इन सेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाज़ाकी सेगमेंट। तो अब एक बार हम लोग सारी की सारी डीएनए रेप्लिकेशन को एक फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एंजाइम जो था हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में, उसमें था फॉस्फोरिलेज। चलिए वो जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा था तो वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आ गया था हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए मॉलिक्यूल की अनवाइंडिंग, और डीएनए की अनवाइंडिंग से जो टेंशन क्रिएट हो रही थी उसको कम कर रहा था टोपो आइसोमरेज। अब क्योंकि अनवाइंडिंग की वजह से डीएनए अनस्टेबल होता जा रहा था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स थे वो डीएनए को स्टेबल करते थे। स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के बाद जो हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस थे वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट तो कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए लगता था आरएनए प्राइमर विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज। तो जो आरएनए प्राइमेज था वो एक इनिशिएशन पॉइंट दे देता था डीएनए पॉलीमरेजेस को वर्क करने के लिए। आरएनए प्राइमर लगता था हमेशा ओरी सेगमेंट्स पे, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेगमेंट्स पे। तो अब ये जो ओरी सेगमेंट्स थे, ओरी सेगमेंट्स पे लगे पॉलीमरेजेस एंजाइम। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं ये हमेशा 3' to 5' पेरेंट स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5' to 3' नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। अब जैसे जैसे रेप्लिकेशन होती चली जाती है तो क्या होता है कि एक तो कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन स्ट्रैंड होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और एक होता है हमारा डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन स्ट्रैंड जिसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें इस तरह के जो है
खाली जगहें आई होती हैं, यहाँ पे भी डीएनए भरना है, तो वो काम भी करते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। और अब ये जो डीएनए जो है, इस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, उनको ज्वाइन कर देता है एंजाइम लाइगेज। तो इस तरह से सारी की सारी डीएनए रेप्लिकेशन जो है प्रोसीड करती है। अगर आपको आज की जो वीडियो है अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पाथवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।